नमस्कार। ऑल अबाउट शुगर इंडस्ट्री मैगजीन के लाइन लीडर सेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस शख्सियत से हम आपका इंट्रोडक्शन करवाएंगे उनका नाम है मिस्टर संग्राम देशमुख, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं विराज केन एंड एनर्जी लिमिटेड, जो वीटा डिस्ट्रिक्ट सांगली महाराष्ट्र में स्थित है। और ये इनका जागरी प्लांट है। ये एक स्पेसिफिकली एक इंडियन इनोवेशन और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से इन्होंने ये जागरी पाउडर प्लांट इन्होंने पूरा लगाया एक्चुअली। और प्लांट लगाने से पहले इन्होंने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पूरा रिसर्च किया। उसके लिए ये साउथ अमेरिका गए, वहाँ पे जो जागरी पाउडर प्लांट जो है उसका निरीक्षण किया, उनसे जाके वहाँ से पूरा एक्सपीरियंस लिया और बाकी दूसरी जगह भी गए, थरो रिसर्च किया और उसके बाद उन्होंने ये जागरी प्लांट शुरू किया। तो हम जानते हैं सर से कि किस तरीके से इन्होंने ये एक नया इनोवेटिव इंडियन इनोवेशन टेक्नोलॉजी के साथ, जिसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, ऑटोमेटिक प्लांट है, बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत ही स्वच्छ तरीके से जागरी पाउडर बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं गुड़ का जो पाउडर होता है हिंदी भाषा में, वो बनाते हैं। केमिकल्स का यूसेज बिल्कुल भी नहीं है। तो सर से हम जानते हैं कि इनकी जीवन की यात्रा और उनकी प्रोफेशनल जर्नी किस तरीके से रही। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारी कंपनी माननीय आदरणीय हमारे एक्स MLA माननीय सदाशिवराव बहु पाटिल इन्होंने स्थापित की है। इसका उनका मतलब यही था कि इधर किसान उगाने वाले जो गन्ना उगाने वाले किसान हैं उनको अच्छा दर मिले और उनका उन्नति हो जाए, उद्देश्य हेतु से उन्होंने ये जागरी पाउडर प्लांट इधर खड़ा कर दिया है। ये हमारी स्थापना 2-3 साल पहले हो गई थी। ये हमारा दूसरा सीज़न है। ये साल हम अच्छी जागरी पाउडर का प्रोडक्शन अच्छा चल रहा है और उसका डिमांड भी अच्छा आ रहा है और हमारी क्वालिटी भी अच्छी आ रही है। और इसका जो लोकेशन है ये हमारे विटा के नज़दीक आलसन गांव है, उधर हमारा लोकेशन है। उसका एक 15 एकड़ में हमारा प्लांट है। उसमें हमने ये 500 TCD कैपेसिटी का प्लांट डाल दिया है। रोजाना 500 TCD का गन्ना का इधर कंजम्पशन होता है और उनका जो उसमें से जो जागरी निकलती है वो हमारे ऑल ओवर इंडिया और एक्सपोर्ट भी अभी हो रही है। और सर थोड़ा आपके बारे में हमें जानने की थोड़ी इच्छा थी कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपका शिक्षा और आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई और कैसे आपने आपका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, जो आपने कहाँ से आपने जॉब शुरू किया या फिर आपने कुछ बिजनेस किया हो, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा नेटिव प्लेस इधर ही है, विटा के नज़दीक माहुली करके है, इधर से 16 किलोमीटर दूर है हमारी। और ये सदाशिवराव पाटिल हमारे जो चेयरमैन है, उनके फैमिली रिलेशन है पहले से, हमारे ग्रैंडफादर से उनसे और उनके पिताजी से उनसे रिलेशन अच्छे हैं। तो मैं टेक्निकली BSc टेक्नोलॉजी किया है और उसमें से 4-5 साल हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने मुझे ये किया था कि आप थोड़ा उसमें से क्या हम उसमें कर सकते हैं, अलग से क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमको उन्होंने फ्रीडम दिया था और हमको एक अच्छा सा प्लांट की जो प्रोसेस, ये गन्ना प्रोसेस के हिसाब में कुछ कर सकते हैं क्या, उसके लिए हमने उनके साथ बात हुई थी। तब हम उसके लिए उनके जो पुत्र है 2 नंबर के विशाल पाटिल और मैं साथ में उसके लिए काम चालू कर दिया, उसका स्टडी करने का चालू कर दिया। उस सिलसिले में हमने 2 साल पहले साउथ अमेरिका और जिधर जिधर गन्ना उगता है और जिधर जागरी का प्रोडक्शन हो रहा है उस बारे में स्टडी करने के लिए हमने स्टडी टूर भी किए हैं। उधर सब फॉरेन में कैसा जागरी पाउडर बन रहा है, कैसे हो रहा है, क्वालिटी कैसी कर सकते हैं, उसके बारे में सिलसिले हमने उसको स्टडी कर दिया। और एक अच्छा सा अभी क्या हो रहा है कि शुगर इंडस्ट्री में सल्फर के वजह से और थोड़ा उसका निगेटिविटी शुगर के बारे में ज़्यादा आ रही है, खाने के थोड़ा उसमें कम आ रहा है। तो उसको अल्टरनेटिव क्या चाहिए? तो गुड़ तो अच्छा है, शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। तो उसको क्वांटिटी में अच्छा बनाने के लिए उसमें क्या कर सकते हैं? तो हमारे दिमाग में आया कि उसमें ऑटोमेशन में गुड़ पाउडर हम बना सकते हैं क्या, और नॉन केमिकल फ्री फ्लो ऐसा कुछ बना सकते हैं। तो उसमें स्टडी करने के बाद हमको सब टेक्नोलॉजी हमने अडॉप्ट कर दी और वो सब स्टडी करने के बाद हमने ये प्लांट
डाल दिया है। अभी वो अच्छी तरह से सक्सेसफुली रन है, क्वालिटी भी अच्छी आ रही है और उसको डिमांड भी अच्छा आ रहा है। और कॉन्ग्रेचुलेशन सर एक्चुअली, क्योंकि आपने बहुत कम समय में बहुत अच्छा प्लान डाला एक्चुअली। आपने पूरा रिसर्च किया, उससे पहले आपने काफ़ी पैसा खर्च किया, काफ़ी समय भी आपने दिया कि गए आप रिसर्च किया और देखा कि क्या न्यू टेक्नोलॉजी है कि जिससे गुड़ का एकदम अच्छा उसका गुणवत्ता बनी रहे, इंटरनेशनल क्वालिटी की गुणवत्ता बनी रहे, लोग खाएं तो उसमें उनको लंबे समय तक, क्योंकि अगर किसी मीठे पदार्थ का अगर इस्तेमाल हो तो उससे किसी शरीर को नुकसान भी ना हो। इसके लिए आपका योगदान डेफिनेटली सर एक्चुअली बहुत ही प्रमुख रहेगा। दूसरा सर एक्चुअली कि किसी हर एक व्यक्ति के कुछ स्ट्रेंथ्स और कुछ वीकनेसेस होते हैं, तो मैं अगर व्यक्तिगत तौर पे पूछूं सर कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या आपकी वीकनेस है, तो सर आप क्या बोलेंगे? स्ट्रेंथ बोल दे तो हमने तो क्या जो मन में एक बार ठान ली कि करने का है तो करने का ही है, तो उसमें हम डिवोटेडली करते हैं। जो जितना भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, अभी उसमें टेक्नोलॉजी लानी है, नया कुछ करने का है, सक्सेस होता है क्या नहीं होता है, वो हमने देखना है। एक बार हमारे चेयरमैन साहब ने बोल दिया कि ऐसा करने का है, तो हिसाब से हमने आगे कोशिश चालू रख दी कि क्या उसका नेगेटिव ये नहीं देखा कि उसमें क्या हो सकता है, इतना इन्वेस्ट कर दिया, ये कर दिया, तो सपोर्ट मिल गया हमको। तो स्ट्रेंथ वही है कि हम कॉन्फिडेंसली हम काम कर रहे हैं और हम काम करने के लिए हमको सपोर्ट भी मिल रहा है। और वीकनेस सर? वीकनेस हमारी क्या है कि हमको थोड़ा रिजल्ट इमीडिएट मिलने के लिए हम थोड़ा बेचैन रहते हैं, तो धीरज रखने का जो पेशेंस चाहिए वो हमारे पास नहीं है। तो इमीडिएट हमको उसका ये चाहिए, जो नेचुरली क्या होता है कि एक स्टेप करने के बाद दूसरा आता है, तो हमको इमीडिएट उसको ये करने के लिए थोड़ा हमारा आदत है कि फास्ट एक्शन होना चाहिए, वो सबसे हमारा थोड़ा पेशेंस थोड़ा कम होता है। और लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर सोसाइटी में। बिना किसी लीडर के कोई भी बड़ा कार्य कभी हो नहीं सकता, इंडस्ट्रियल लेवल पे हो, राजनीतिक तौर पे हो, किसी भी मद्देनजर आप देख लीजिए। तो एक लीडर जो होता है उसकी परिभाषा किस तरीके से आप उसको परिभाषित करते हैं सर आप? नहीं, लीडर्स खुद को लीडर समझ के करने से अच्छा कि सब समाज को और जो जितने भी हमारे अभी वर्कर हैं सबको हम एक फैमिली जैसे ट्रीट इधर करते हैं कि सबको हम मन से उनको ये करते हैं कि ये फैक्ट्री मेरी नहीं है, कि मैं अकेला ये नहीं है, तो सबको साथ एक काम करना चाहिए और सबके साथ हम सबने खुद का समझ पे काम कर दिया तो ये सक्सेसफुली हो सकता है और मन से काम हो सकता है। ऑर्डर करके किसी को काम करके तो रिजल्ट नहीं आ बनता, इतना ही हमारे ये है। तो हम कुछ अभी खुद को हम कोई इधर मालिक नहीं समझते, सबको मालिक समझ के काम करने का ये हमारा इधर ट्रेड चल रहा है। उसकी वजह से हम सबको साथ मिला के सबको जिम्मेदारी खुद सबकी जिम्मेदारी सोच समझ के सबको करनी है, इतने ही हम सबको ये समझा के हमारा ये प्रोग्राम हम आगे लेके जा रहे हैं। और आपके जो जितने भी टीम मेंबर्स हैं सर एक्चुअली उनमें लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करने के लिए आप क्या क्या करते हैं सर एक्चुअली? किस तरीके से उनमें लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करते हैं? लीडरशिप डेवलप करने के हमारा जिसका एक्सपीरियंस क्या है, तो जिसको इसमें एक्सपीरियंस जिसमें है तो उसको हम मोटिवेट करते हैं कि तुम्हारा एक्सपीरियंस है उसमें क्या नया बन सकता है, क्या कुछ उसमें एक्सपर्टीज को कुछ ला के उनको कुछ उसमें कर सकते हैं क्या। तो हर एक वर्कर का और ये कि कुछ ना कुछ तो उसको पॉजिटिवनेस है, तो उसको हम एक्सप्लोर करके लेते हैं उनसे और उनको ही बोलते हैं कि जिम्मेदार लेके आप काम कीजिए, हम आपके पीछे हैं करके। तो लीडरशिप डेवलप करने के लिए उनको मोटिवेट करने का हर एक को, और उनसे जितना भी जो उनके गुण है, अच्छे गुण है, उनको सब हम ये करके उनको एक्टिव करके उनको हम उसको प्रेजेंट करने के लिए बोल देते हैं और उसको सबका रिजल्ट हमको मिलके उसका पॉजिटिवनेस मिल रहा है अभी। और सर मोटिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो मोटिवेशन की परिभाषा कैसे है आप बता सकते हैं सर आपके हिसाब से? मोटिवेशन की भाषा हमारे हिसाब से ऐसे है कि आनंद लेके खुद का मन के आनंद के लिए करने के लिए काम करो और ये हम सेटिस्फाई करो, वही सबको मोटिवेट करता है। तो हम इधर जितने भी काम करते हैं, हमारे चेयरमैन साहब है, किसी को हमका प्रेशर नहीं है, हमारा प्रेशर किसी वर्कर के ऊपर नहीं, ऑफिसर के नहीं, ऑफिसर का प्रेशर ये नहीं है। तो मोटिवेट करने के लिए हम खुद
खुद से काम करके जिम्मेदारी करके हमारा पर्सनल है करके वो करने का, उतना ही हम सबको मोटिवेट करते हैं और उस हिसाब से काम करो करके बोलते हैं। तो हमारे सब वर्कर, हर एक व्यक्ति इधर ये फैक्ट्री की जिम्मेदारी खुद की है करके और उसको अच्छा सा प्रगति करने की है, ये करने के लिए तो खुद जिम्मेदारी लेके काम कर रहा है। तो उसको ही मोटिवेट हम, हमारे चेयरमैन साहब हर मीटिंग लेके उनको मोटिवेट करते हैं। बराबर सर। और सर एक्चुअली कि आप, क्योंकि आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इसलिए काफ़ी व्यस्त भी रहते होंगे, तो आपका टाइम मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस सर आपके बताएंगे कि जीवन में टाइम मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है, कितना है, और टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से आप करते हैं सर एक्चुअली? क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, वर्कर्स का प्रॉब्लम्स भी आता होगा आपको, घर का प्रॉब्लम्स भी आता होगा, थोड़ा सोशल इश्यूज भी रहते होंगे, इन सब में आप किस तरीके से प्रोफेशनली एक्सेलेंस कर लेते हैं सर? नहीं, टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है, ये इंडस्ट्री ऐसी है कि इसमें वर्कर भी इन्वॉल्व है, फार्मर भी वर्कर इन्वॉल्व है, मेंटेनेंस का इन्वॉल्वमेंट है, इंजीनियरिंग है, केमिकल, सब सेक्टर आता है। तो डेली का रूटीन तो क्या है, हमारा फिक्स रहता है कि 9 बजे से स्टार्ट करते हैं, शाम कितने बजते हैं समझ में नहीं आता। हर इशू अलग अलग आता है, डेली इशू अलग अलग आ रही है, कौन सा फिक्स ऐसा नहीं आ रहा है। मेंटेनेंस रहेगा, वर्कर का कुछ पर्सनल प्रॉब्लम रहेगा, फार्मर्स का कुछ इशू रहेगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगा, वो डेली अलग अलग आ रहा है। तो हर अलग अलग प्रॉब्लम के लिए हम जॉइंटली सबको बिठा के वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने का उसके ऊपर काम करते हैं और इमीडिएट डिसीजन लेते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट ऐसा है कि टोटली जितना ज़्यादा वक्त उसमें काम करते रहने का, जब तक सोल्यूशन नहीं निकल रहा है उतना तक हम काम कर रहे हैं और टोटल पूरा सोल्यूशन निकाल के ही हम नेक्स्ट डे पे कुछ कौन सा काम भी नहीं डाल रहे हैं। डेली का इशू जो है तो डेली सॉल्व कर रहे हैं, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट है हमारे पास नहीं है। जितना भी टाइम लग रहा है 24 आवर्स हमारे इधर ड्यूटी रहता है। कभी कभी ऐसा रहता है कि हमारे कुछ वर्कर कुछ इमरजेंसी आ गए तो 2-2 दिन सोए भी नहीं है, ऐसे भी हमारे ये वर्कर है। तो टाइम मैनेजमेंट ये है कि कंटिन्यूटी जितना भी आपको इसको काम करने के लिए आपका प्रॉब्लम जब तक कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है तब तक आपको काम करने का है, वो मेरे से पकड़ के सब वर्कर को ये है। तो कंटिन्यूटी काम, जब सीजन चल रहा है तो कंटिन्यूटी हमारा काम चलता ही है। रात को 12 बजे भी फ़ोन आता है कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है तो हमको 12 बजे भी कुछ उसको में डिसीजन लेके सॉल्व करके लेना पड़ता है। तो टाइम मैनेजमेंट का हमारा अभी तो कुछ ये नहीं है, कंटिन्यूटी काम चल रहा है, एफर्ट्स हम ले रहे हैं और जितना हम वो एफर्ट्स ले रहे हैं तो हमको उसमें आनंद आ रहा है क्योंकि हम कुछ तो उसमें नया बना के दिखा रहे हैं करके। तो टाइम जो है अभी के हमारे सीज़न में तो कभी कभी नींद भी नहीं आती क्योंकि हम काम करने में हमारा आनंद आ रहा है। तो उसकी वजह से हमारा क्या है, जितना टाइम उसमें जा रहा है, फैक्ट्री पे आ रहा है तो उतना हमको अच्छा लग रहा है। तो बाकी का तो ये नहीं है, लेकिन इसके लिए जितना ज़्यादा है सब काम कर रहे हैं और हम भी काम कर रहे हैं। तो सर परिवार को और समाज को, यानी कि जिसको बोलते हैं रिलेटिव्स को और फैमिली को कितना समय दे पाते होंगे? तो थोड़ा सा उनके साथ अन्याय हो जाता है सर? नहीं, उनके लिए क्या है, उनका जो हम काम कर रहे हैं तो उनको भी उसका प्राउड है कि एक अच्छा बड़ा फैक्ट्री और ये है कि वो उनका प्राउड है। तो उनका भी ये रह रहा है कि उनको दे रहे काम तो उनको ज़्यादा ज़्यादा उनका सहूलियत देना चाहिए। तो फैमिली भी हमारे एक्सेप्ट कर रही है कि जो काम कर रहे हैं वो उनका एक मोटिवेट है, नहीं तो उनका एक एम है, तो उसके लिए वो ये कर रहे हैं। तो जितना भी घर पे काम मिलता है, फैमिली मिलता है, वो टाइम तो हमारा ये नहीं रहता है, तो फैमिली के साथ ही रहता है। तो उनका हमारा ये पर्सनल जो रहता है तो उसमें उम्र सर पर्सन रहता है। घर से बाहर रहते हैं तो टोटली पूरा हमारा इधर रहता है, घर पे रहता है तो टोटली फैमिली का ही रहता है। तो उतना टाइम तो हम दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ भी नहीं दे रहा है। लेकिन कभी कभी कुछ इमरजेंसी आ गए तो होता है तो वो फैमिली भी हमारे एक्सेप्ट कर रही है क्योंकि टाइम पास तो नहीं हो रहा है, कुछ तो एक जिम्मेदारी है वो निभा रहे करके। और उतना तो लाइफ में आके जो भी है तो कुछ करके दिखाने का है, वो उनको भी मालूम है और हमें भी वो ये करके है, वो सबसे हमारा टाइम मैनेजमेंट है। आधुनिक युग में सर एक्चुअली स्ट्रेस एक बहुत बड़ा लाइफ का सिंबल बन चुका है सर, कि जैसे मतलब अगर आप ज़िंदगी जी रहे हैं मॉडर्न युग में, आपको कुछ भी करना है तो स्ट्रेस एक लाइफ का एक निजी हिस्सा बन गया है। तो स्ट्रेस को किस तरीके से परिभाषित करेंगे सर आप, और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं सर आप कभी कभी स्ट्रेस में आते हैं क्या? नहीं, स्ट्रेस तो हमारे जीवन का एक अंगभूत अंग ही है, समझ लो। स्ट्रेस जो है कि लेने का क्या, कैसे उसको किस तरह से देखने का,
एक्चुअली स्ट्रेस है वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसका मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्व करने का है। जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो स्ट्रेस आ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो स्ट्रेस नहीं आएगा। तो प्रॉब्लम जब आएगा तो स्ट्रेस आएगा ही, वो तो पक्का है। लेकिन सॉल्व करने के आप उसके कारण उस ये करेंगे, ढूंढेंगे और उसमें से आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो स्ट्रेस ऑटोमेटिक कम होता है। तो नॉर्मली हम स्ट्रेस लेते ही नहीं। पहला जो आर्टिफिशियल आ रहा है तो उसका तो हम आगे उसको तो जाना ही का ही है। तो ऐसे नहीं है कि खुद से कुछ कर लो और स्ट्रेस ले लो, ऐसा तो नहीं हो सकता। जो आ रहा है जिंदगी में तो स्ट्रेस आएगा ही, वो समझ के हम आगे ये कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है, कुछ ये आता है तो रूटीन का ये है। हम जी इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो बड़ा स्ट्रेस आएगा ही। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि ये स्ट्रेस नहीं है, जो भी है वो प्रॉब्लम है, वो तो उसको हमको सॉल्व करने का है। तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करके जा रहे हैं। तो किसी को टाइम लग रहा है, किसी को इमीडिएट सॉल्व हो रहा है। तो जो है स्ट्रेस वो टेम्पररी रहता है। हम दिमाग में स्ट्रेस ला के चल नहीं रहे हैं, तब तक उसको कर रहे हैं, उसको प्लानिंग कर रहे हैं। समझो आज समझो कुछ प्रॉब्लम से फैक्ट्री बंद हो रही है तो स्ट्रेस आ रहा है कि इमीडिएट उसको चालू करने के लिए। जितना हाथ में है, हमारे वर्कर के हाथ में, उतना हम टाइम दे रहे हैं और उसको सॉल्व कर रहे हैं। फाइनेंशियल जो भी है उसको भी हम सिचुएशन कैसे दे के मैनेज कर रहे हैं और उसको ये कर रहे हैं। तो हम नॉर्मली हमारे कि वर्कर को भी हम नेट स्ट्रेस लेने के लिए बोल रहे हैं और हम भी नेट स्ट्रेस ले रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके चालू ये करेंगे, इतना ही है। लेकिन क्योंकि सर एक्चुअली बहुत सारा काम होता है, आपने जो किया 2 साल से तो आप बहुत ही एक्सेलेंट काम कर रहे हैं सर। एक्चुअली मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतीय संस्कृति की बहुत अच्छी सेवा है ये, क्योंकि जागरण प्लांट लगाना उससे किसानों को, गांव वालों को तो फ़ायदा होगा ही, इसके साथ साथ देशवासियों को भी बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन आपने जो फैक्ट्री तो लगाई है, लेकिन फैक्ट्री के साथ क्या होता है कि सर कुछ वर्कर्स का प्रॉब्लम आता है, कभी कभी आसपास के किसानों का प्रॉब्लम आता है। तो इसके चलते ऐसा होता है कि सर एक्चुअली अपने खुद की सेहत पे थोड़ा ध्यान नहीं रहता, या कभी कभी कोई आता है अपनी प्रॉब्लम लेके, पर्सनल प्रॉब्लम लेके, किसी के स्कूल का एजुकेशन, किसी को कहीं स्कूल में किसी को एडमिशन करवाना है अपने बच्चे का, या किसी का कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है इस, और आपके पास प्लांट का तो और बाकी सब प्रॉब्लम्स इश्यूज तो रहते ही हैं। तो उस समय पे सर एक्चुअली आपका खुद के शरीर का ध्यान आप किस तरीके से रखते हैं सर? एक्चुअली आपको समय मिल जाता है थोड़ा सा योगा वगैरह या एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए? सुबह जो रहते हैं कि 5 बजे से सुबह 9 बजे तक तो हमारे पर्सनल लाइफ मिलता है कि उसमें कुछ डिस्टर्ब नहीं रहता है, कि किसी का दूसरा प्रॉब्लम नहीं है और दूसरा काम भी नहीं है। तो टाइम में हम हमारे खुद का सेहत के लिए काम करते हैं, उसमें ध्यान करने का, जॉगिंग करने का, ये करते थोड़ा मेरा सुबह 5:30 बजे से 9 बजे तक टोटली मतलब पर्सनल ही रहता है। उसके 9 बजे से 9:30 10 बजे तक मैं बाकी का ये करके मैं 10 बजे टोटली इसलिए काम के लिए रहता हूँ। शाम का क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट हमारे हाथ में नहीं है, कितना बजे तक काम करना पड़ेगा, 9 बजे 10 बजे तक। तो नॉर्मली 10 बजे तक मेरा काम ही चालू रहता है और घर आने के बाद इमीडिएट सोने का रहता है। तो जो उसमें सिर्फ मेरा सेहत का जो है कि सुबह की 5 साढ़े 5 बजे से 9 बजे जितना है वो मेरा पर्सनल रहता है, उसमें मेरा टोटल सेहत का मैं ये रखता हूँ। और खाने का मेरा लिमिटेशन रहता है, 2 बार वक्त में लिमिटेड खाने का। तो उसमें जितना हमारी एनर्जी जो है कि हमारा काम ज़्यादा माइंड का ये ज़्यादा रहता है, शारीरिक काम कम रहता है। उसकी वजह से इतना हमको खाने की का ये नहीं है, आदत मेरी नहीं है। तो थोड़ा लाइट खा के मेरा मैनेज तो मैं कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो मैं इतना साल में कभी डॉक्टर के और इसके पास जाने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, क्योंकि लिमिटेशन मेरे ऊपर जितना भी है तो उस हिसाब से मेरा एक्टिविटी चलती है और वो ध्यान में रख के ही मैं काम करता हूँ। जैसे हमारे युवा इंजीनियर्स और जितने भी हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियर्स पढ़ रहे हैं, वो अगर इस बात पे थोड़ा ध्यान दें कि खाने, एक्सरसाइज और योगा के साथ साथ खाने पीने पे थोड़ा सा नियंत्रण करना ज़रूरी होता है, कि अगर थोड़ा सा नियंत्रण किया तो उसके लिए फिर डॉक्टर्स की ज़रा ज़रूरत पड़ती नहीं है। दूसरा सर एक्चुअली कि स्कूल में जब आप पढ़ते थे सर एक्चुअली, या कॉलेज में जब पढ़ते थे, उस समय आपका कोई फेवरेट स्कूल टीचर या कॉलेज का प्रोफेसर रहा होगा सर, तो उनके बारे में बताएंगे थोड़ा? नहीं, मेरे ऐसे तो हर प्राइमरी हायर सेकेंडरी स्कूल कॉलेज में रहेंगे तो हर एक में मेरे रिलेशन, पर्सनली रिलेशन मेरे टीचर के साथ अच्छे रहते थे। कॉलेज में मेरे प्रोफेसर थे तो उनका रिलेशन इतना अच्छा था कि हम साथ में कभी संडे में जब छुट्टी में हम साथ में किधर उनके साथ में घूमने वो लेके जाते थे। मुझे अच्छा ड्राइविंग आता था, वो बोलते थे चलो देश संग्राम में साथ में जाएंगे।
तो रिलेशन तो मेरे पर्सनल सबके अच्छे थे। अभी भी मेरे जितने भी टीचर्स है प्रोफेसर है, अभी भी हम कांटेक्ट में है, वो याद करते हैं। रिटायर होके भी अभी उनका एज भी है, लेकिन फिर भी बीच में कॉल करके बोलते हैं कैसा चल रहा है बिजनेस, ये कैसा चल रहा है। तो जैसे फैमिली अटैचमेंट है, वैसे मेरे टीचर के साथ भी अभी भी अटैचमेंट चल रही है। तो कभी भी मैं कॉलेज में था, स्कूल में था, तो एक अलग सा ही हमारा एक नेचर, मेरा क्या मालूम नहीं, लेकिन मैं कम्युनिकेशन और जो है टीचर के साथ अच्छे थे। और जब मैं एक्चुअली स्कूल में पढ़ता था, हम एक कॉलोनी में पहले से ही रहते थे, जो कॉलोनी में हमारे स्कूल टीचर भी रहते थे और हम भी रहते, तो फैमिली रिलेशन भी उनके साथ रहने की वजह से अभी तक हमारी कंटिन्यूटी कम्युनिकेशन चल रही है। और सर एक रोल मॉडल होता है सर हर व्यक्ति का, जो सक्सेसफुल व्यक्ति होता है जैसे आप, तो उनका तो डेफिनेटली एक रोल मॉडल होता है कि नहीं ये हमें इनकी तरह काम करना है, इनकी तरह बनना है, इनकी तरह करना है। तो आपका रोल मॉडल और गुरु कौन है सर? नहीं, मैं एक्चुअली पहले से बिजनेस में, कॉलेज खत्म होने के बाद बिजनेस में जैसे आ गया, तो थोड़ा मेरा रोल मॉडल हमारे चेयरमैन साहब जो सदाशिवराव पाटिल है, तो मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा मेरा अभी रोल मॉडल में उनको ऊपर देखता हूँ। उनका काम करने का तरीका, समझाने का तरीका, वो थोड़ा कौन से भी उसमें कोई भी टेंशन नहीं लेते, जो भी प्रॉब्लम्स है कैसे सॉल्व करने के, मोटिवेट कैसे करने के, उनके तरीका अलग ही है। तो मैं जो फैक्ट्री में जब मेरे ऊपर उन्होंने जिम्मेदारी डाल दी, तो थोड़ा मेरे पे ऊपर कॉन्फिडेंस भी उन्होंने डाल दिया कि नहीं हो सकता है, कर सकते हैं आप, ये कर सकते हैं। और उनका भी जितना भी एक्सपीरियंस है वो मुझे शेयर करके ऐसा नहीं ऐसा करो, तो थोड़ा अभी मैं उनका एक करके हाथ पकड़ के ही चल रहा हूँ। ऐसा समझ लो कि उनका आगे ही करके जो भी प्रॉब्लम रहता है तो उनके पास शेयर करता हूँ, और वो भी मुझे अच्छे तरह से मुझे समझा देते हैं। और उन्होंने क्या ऑल ओवर में, पॉलिटिकल में भी है, इंडस्ट्री में भी है, सब जगह तो उनका एक्सपीरियंस, सामाजिक है एक्सपीरियंस, सब जगह का एक्सपीरियंस है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ हम साथ में रहेंगे तो हमको कुछ दूसरी जगह किसी के साथ जरूर नहीं पड़ती, ऐसे मेरे वो है अभी। तो मैं उनको ही रोल मॉडल करके जो भी कुछ है तो उनके साथ शेयर करके उनके साथ रहता हूँ अभी। और सर क्योंकि हम भारतीय हैं, इसीलिए सर एक्चुअली हम अपनी मिट्टी से, अपनी संस्कृति से, अपने माता पिता से बहुत जुड़े हुए, जड़ों से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं। तो जिसमें माता का और पिता का रोल बहुत अहम होता है। माता पिता चाहे अनपढ़ हों, चाहे पढ़े लिखे हों, लेकिन उन्होंने जो बचपन में शिक्षा दी हुई होती है वो हमें मृत्यु तक काम आती है। तो आपकी माताश्री द्वारा जो आपको ऐसी कोई शिक्षा दी हुई हो जो अभी तक आपको, कभी आप ज़्यादा परेशान हो जाते हैं या डिसीजन लेने में आपको थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आता है, तो उस समय वो आपको पुश कर देता है या वो अचानक से बूस्ट अप हो जाता है वो बात सोच के, तो ऐसा कुछ जो आप बता सकें सर? नहीं, मेरी फैमिली में मेरे पिताजी और माताजी का रोल मेरा इसमें जनगण में बहुत, उनका अहमियत बहुत है। मेरे पिताजी और माताजी में दोनों के पहले से ही जो भी काम करने का, वो प्रामाणिक करने का है, किसी का एक करने का नहीं, जो भी एजुकेशन दिया है वो भी अच्छी तरह से करने के लिए बोल दिया, मैं उनको एक कर दिया है। माताजी का तो पहले से है कि जो भी काम कर रहा है वो प्रामाणिक हेतु से ही करो, सच्चे मन से ही करो, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, सब साथ मिलेगा। और किसी का बुरा मत देखो, जो भी खुद करने का, खुद के मन के तसल्ली के लिए ही करो, किसी को खुश करने के, प्राइवेट करने के लिए जरूरत नहीं है, ऐसा ही दिया है। और पैसे के लिए काम मत करो करके, पैसा से अच्छा है कि किसी का भला हो सकता है, वो थोड़ा ध्यान में करो, तो आपका खुद का भी भला हो जाएगा। तो पहले से ही मेरी माताजी का और ये रहता है कि बड़े होने के सपने से देखना कि अच्छा आदमी बनने का ही सपना देखो। तो थोड़ा उनका प्रेशर रहता है कि कोई भी काम मैं करता हूँ तो उनका मेरा याद आता है कि कुछ बुरा, इसकी वजह से मेरे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हाथ से कुछ बुरा ना हो जाए और कुछ अच्छा ही काम हो जाए। तो पीछे उनका थोड़ा ऐसा रोल रहता है कि कुछ भी काम करने के वो मेरे सामने उनका ये रहता है। तो उसकी वजह से मेरे से ज़्यादा कम से कम किसी को तकलीफ हो जाए, कोई दुखी हो जाए, ये मेरे हाथ से नहीं हो रहा है अभी। अब नहीं होने के लिए मैं थोड़ा जितना भी प्रयत्न करूँ वो करने का कोशिश करता हूँ। तो मुझे किसी ने मेरे घर में कुछ बोल दी कि वो दुखी हो जाए और कुछ मेरे बारे में कुछ सुन के वो दुखी हो जाए, ये काम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करने का उनका मेरा प्रयास उनके वजह से हो रहा है कि उनका थोड़ा मेरे ऊपर प्रेशर रहता है कि मेरा जो टोटल मेरा बैकग्राउंड जो फैमिली बैकग्राउंड है,
तो उनका सब टोटली लोगों का देखने का जो नज़रिया है वो अलग सा है कि अच्छी फैमिली के बैकग्राउंड के ये है, तो वो जो थोड़ा प्रेशराइज हमारे ऊपर रहता है उसकी वजह से मेरा भी काम करने और भी बात करने का और समझ में रहने का वो अच्छा जितना रहता है वो करने की कोशिश रहती है। तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है सर एक्चुअली, क्योंकि पैसे को इंटेंशन में रख के काम करने से कभी भी वो सफलता नहीं मिल सकती जो सफलता दूसरे तरीके से मिलती है। हो सकता है कि उस समय मिल भी जाए, लेकिन जो आत्मसंतोष अच्छा काम करने के लिए, स्किलफुल काम करने के बाद, एक्सपीरियंस लेने के बाद जो काम कर सकते हैं, दूसरों के मदद के लिए जो काम कर सकते हैं, वो तो ज़िंदगी उससे तर जाती है सर एक्चुअली। और आपके पिताश्री एक्चुअली जनरली क्या होता है कि जो पिताश्री होते हैं पापा, वो थोड़े से सख्त होते हैं, लेकिन उनकी जो शिक्षा दी हुई होती है बचपन में वो भी बहुत काम आती है सर एक्चुअली। प्रोफेशनली खासकर घर के बाहर वो प्रैक्टिकली बहुत ही यथार्थ सिद्ध होती है, पढ़े लिखे हो चाहे पढ़े लिखे ना हो। तो आपके पिताश्री ने ऐसा कुछ आपको सिखाया जो अभी भी आपको सर काम आता है, वो हमारे साथ शेयर करेंगे? नहीं, मैं ये बोल दूं कि पिताजी मेरे अभी नहीं रह गए, 3-4 साल पहले गुजर गए, लेकिन उन्हें शिक्षा पहले से जितने भी बचपन से दी है कि प्रेम करने के लिए पहला प्रेम करने सीखो सबके बारे में, और दूसरा ऐसा है कि उन्होंने टोटली मुझे फ्रीडम दिया था कि जो भी तुमको अच्छा लगता है वही करो, लेकिन जितना भी आप कुछ डिसीजन लेने का है एक बार मुझसे बात करके ले ले कि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है कि मैं नॉलेज है कि कुछ उसमें बुरा क्या है अच्छा क्या है, ये नहीं है तो हो सकता है। तो हर टाइम में उन्होंने मुझे सपोर्ट करके इधर तक मैं आ गया, और उन्होंने शिक्षा भी अच्छी देने के लिए ये करने के लिए जितना भी मेहनत कर दिया है तो उतना उन्होंने कर दिया है। उनके संस्कार जो भी है वो भी अच्छे उन्होंने अच्छे मेरे ऊपर हो गए ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले से ही कभी मुझे बाहर नहीं रखा, मेरे ऊपर इतना करा कि उनके साथ में मैं रखा, घर पे मैं पढ़ा। मेरे एजुकेशन के बाद जब मैं बाहर गया तो उन्होंने भी शिफ्ट करके हमारे साथ रहने की, जॉइंटली रहने की, उनके साथ कुछ मेरे साथ कुछ अच्छा बर्ताव हो सके और मेरे ऊपर जीवन में अच्छा हमेशा मेरे पीछे रह गए, तो उनका ये था। तो उन्होंने शिक्षा भी अच्छी दी है, संस्कार भी मुझे अच्छा देने की प्रयास किया, और मैं अभी जो इधर हूँ तो उनकी वजह से हूँ ऐसा मैं समझ रहा हूँ। और सर अभी तक के जो आपका जो लाइफ एक्सपीरियंस है उसमें ऐसा कोई एक अनुभव या कोई एक घटना ऐसी जो आपके जीवन में हुई है जिसमें आपको एकदम सिद्ध हो गया हो कि नहीं भाई मेरे जो भगवान है वो सिर्फ मेरे माता पिता ही हैं, बाकी दूसरे कोई भगवान नहीं है? हर समय में अभी क्या चढ़ उतार तो हर जीवन में सबके साथ आता है, ऐसा नहीं है कि सब कोई आता है। तो जिधर जिधर मेरे आपत्ति आ गई, कुछ प्रॉब्लम आ गया, एजुकेशन में कुछ ये आ गया, तो हर समय उन्होंने मेरे साथ सपोर्ट कर दिया है। और जो किसके वजह से हो गया है, क्या नहीं हो गया है, कुछ गलत कैसे हो गया, गलती क्या हो गई है, वो मौका भी उन्होंने मुझे सुधारने का दिया है। तो ऐसा इंसिडेंट तो नहीं मैं पक्का बोल सकता हूँ, लेकिन हमेशा उनका इनकरेज और ये हमेशा मेरे साथ रह गया। और पत्नी को सर एक्चुअली अर्धांगिनी का दर्जा दिया है हमारे धर्मशास्त्रों ने, और भगवान शिव ने तो नारी का महत्व दिखाने के लिए, पत्नी का महत्व दिखाने के लिए अर्धनारीश्वर रूप धारण कर लिया था। तो आपकी धर्मपत्नी का क्या रोल है सर आपकी लाइफ में, और आप उनको धन्यवाद देना चाहेंगे? धन्यवाद तो मैं देना ही दूंगा ही, क्योंकि मेरे लाइफ में मेरे इसमें जितना भी मैंने जब काम कर जो भी कुछ डिसीजन लिया है उसका सपोर्ट अच्छी तरह से सपोर्ट कर दिया है, और हर समय सपोर्ट करके उसमें कुछ मेरा नुकसान भी हो गया और कुछ गलत ये भी हो गया, तो उसमें भी सपोर्ट कर दिया कि आपने जानबूझकर नहीं हो गया ये कर दिया, तो सपोर्ट किया है। तो मानसिक रूप से धैर्य देने का काम, और फैमिली जब मैं बिजी रहता हूँ तो फैमिली संभालने का काम, तो मैं कभी भी घर पे जाता हूँ तो फ्रेश मूड में ही रहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो सपोर्ट करने वाले एक अच्छे आदमी मेरी वाइफ है, और वो मेरे ज़िंदगी एक हिस्सा, टोटल पूरा हिस्सा जो मैं ये कर रहा हूँ, तो उसमें ही उसका बड़ा रोल है, ये मैं समझता हूँ। तो सर आपके साथ बहुत सारे वर्कर्स जुड़े होंगे, वर्कर्स के साथ उनके परिवार और आसपास के गांव वाले जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी जो फैक्ट्री है उसके ऊपर निर्भर करते हैं।
तो ऐसे कितने परिवार सर एक्चुअली आपके ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी शुगर आपकी जो जागरी प्लांट है उस पर निर्भर करते हैं सर? नहीं, परिवार तो बहुत हो रहे हैं मेरे। अभी मैं समझ लो कि 150 वर्कर तो मेरे इधर काम कर रहे हैं, 150 के दरम्यान वर्कर तो काम कर रहे हैं, तो वर्कर का और उसकी फैमिली भी है, और कम से कम 2-2-2.5 फार्मर है, उनके साथ हम जुड़े हैं ये, तो उनकी फैमिली। तो ऐसे बोले तो ये लोकल हमारा जो तालुका प्लेस है खानापुर तालुका, उधर से आधा से ऊपर हम वर्कर ये हमारे फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं, और उसके उनका फाइनेंशियल और ये भी उनके ऊपर से इसमें साथ जुड़े संबंध उसको इफेक्ट कर रहा है। तो जितना हम अच्छा फैक्ट्री चलाएंगे तो उनके साथ भी अच्छा हो जाएगा। इसके लिए हमारा मॉरली ये बनता है कि इतना बड़े फैमिली उनके हमारे साथ है और उनके जुड़े हैं, तो हमारा भी नैतिक करते हुए कि ये अच्छा सा चले, और हम उसकी वजह से हम उनके फैमिली के साथ भी अच्छे तरह से जुड़े रहे। सर जब आप रिसर्च कर रहे थे, ये जागरी प्लांट डाल रहे थे, उससे पहले आपने काफ़ी रिसर्च किया, साउथ अमेरिका में ट्रैवल किया और दूसरे देशों में भी ट्रैवल किया होगा आपने, जाके वहाँ का प्लांट देखा होगा, उनका सिस्टम देखा होगा और मशीन्स देखी होगी, उनकी अवेलेबिलिटी ऑफ तो जो मेन चैलेंजेस थे आपके सामने ये प्लांट एक्चुअली चालू करने से पहले, वो मेन चैलेंजेस क्या क्या थे सर एक्चुअली जो इंडियन सिस्टम में थोड़े से नए हैं? चैलेंजेस तो ये था कि टोटली इनोवेटिव प्रोडक्ट हमको बनाने का था, तो उसको टेक्निकली सपोर्ट कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कैसे फिजिबल हो सकता है। जितने भी ये प्लांट हम डाल रहे हैं अभी, ये जो डाल दिया है तो टोटली इनोवेटिव हमने कर दिया है। तो जितना भी टेक्नोलॉजिकल नो हाउ हमको मिल सकता है उतना हमने पहले करके एक टीम को सब उसमें से शुगर इंडस्ट्री की टीम को साथ में लेके उनके हमारे प्रोडक्ट जितने भी सैंपल्स हमने कलेक्ट कर दिए थे उनको दिखा के कि हमको ये बनाने का है, तो उसमें टेक्निकल हम आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। वो टोटल हमारा 1 साल उसमें गया, और टोटल जो डिज़ाइन और ये प्लान का करने का है, तो टोटल पूरा प्लस माइनस पॉइंट देख के कि ऐसा किया तो क्या हो जाएगा, ऐसा किया तो टोटली ओपिनियंस एक्सपर्ट लेके उसमें से हमने ये प्लान फाइनल करके ये डाल दिया अभी। और आपका टेक्निकल नॉलेज बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं सर एक्चुअली? टेक्निकल नॉलेज तो हर डे आपको नॉलेज ही मिलता है। ऐसा नहीं कि एक दिन मुझे आज नहीं कुछ नॉलेज मिला, तो अपग्रेड तो डेली रहना पड़ता है। हर इसमें प्रोडक्शन में हमको मार्केट से जितना भी रिव्यू आता है ये आता है, तो हमको उसमें क्या कर सकते और प्लस उसमें कैसे कर सकते, तो मार्केटिंग का इशू है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट का इशू है, आपका प्रोडक्शन का कैपेसिटी का ये है। तो हर इश्यू पे हम डेली वर्क काम करते हैं, और हम टीम को हम उसके अचीव करने के लिए हम प्रोग्राम करते हैं, और उसके हमारे से मीटिंग भी रहती है। तो हर उसमें हम चल रहे हैं कि गन्ना की क्वालिटी कैसी मेंटेन कर दी जाए, प्रोडक्शन की क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी चाहिए, मार्केटिंग के हमारा इंप्रूवमेंट कैसे करें। तो हर उसमें हम डेली का हमारा इंप्रूवमेंट चल रहा है और काम चल रहा है। मुझे नहीं चल रहा है कि ये खत्म हो जाएगा, ये तो डेली काम है हमारा अभी। जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है सर एक्चुअली, या फिर ओल्ड जिसको बोलते हैं ओल्ड प्रोसीजर्स, पूरा जो प्रोसेस है उसकी जगह न्यू प्रोसेस या न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है सर एक्चुअली? नहीं, ओल्ड इसमें क्या होता है कि जो नैसर्गिक आपत्ति जो हम यूज कर रहे हैं तो उसमें से क्या वेस्टेज ज़्यादा जाता है। गन्ना जितना हम क्रशिंग कर रहे हैं उसमें से आउटपुट ओल्ड को इसमें से बहुत कम मिल रहा है, उसमें से वेस्टेज ज़्यादा रहा है। तो इसमें न्यू टेक्नोलॉजी में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका नेचुरल जो रिसोर्स है तो यूटिलाइज कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकते हैं, उसमें न्यू टेक्नोलॉजी में हो रहा है। उसमें हाइजीनिक जो है ओल्ड टेक्नोलॉजी में हाइजीनिक का इतना ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसमें हाइजीनिक का हम ज़्यादा दे रहे हैं। तो जितना भी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रहा है तो ऑल उसमें फाइनेंशियल है कि कम इसमें इन्वेस्टमेंट में हम कम इन्वेस्टमेंट में खर्चे में हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये सब इम्प्रूवमेंट जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है तो उसमें हम क्वालिटी में कर रहे हैं, प्रोडक्शन में कर रहे हैं, और हाइजीनिक और सब उसमें हमारा ये कर रहे किया है हमने इसमें। और एक शब्द है सर एक्चुअली जुगाड़, जो इंडियन शुगर फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है एक्चुअली, कि मान लीजिए अगर उनको कुछ
चालू शुगर फैक्ट्री क्रशिंग चालू है और इन सीज़न में कुछ अगर थोड़ा बहुत कहीं है 19-20 हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो वो किसी भी प्रकार से उसको एक्चुअली वो उसको चालू करके रखते हैं, पूरा सीज़न उसको चलाते हैं, उसको वो जुगाड़ बोलते हैं। और उसी का समानांतर अगर शब्द अगर अंग्रेजी में हमने ढूंढे तो इट्स एक्चुअली एन इनोवेशन। जुगाड़ जो है एक्चुअली इंडियन इनोवेशन ही है, जिसको हम लोग तो थोड़ी हीन दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि हिंदी में जब हम उसको कहते हैं या देसी लैंग्वेज में जिसको बोलते हैं तो बोलते हैं जुगाड़ कर दिया है, लेकिन बट वो एक्चुअली इट्स एन इनोवेशन कि किस तरीके से बिना क्वालिटी के कॉम्प्रोमाइज़ किए वो काम हमने निकाल दिया। तो ऐसा कुछ जुगाड़ जो आपने किया सर एक्चुअली आपके प्लांट में, उसके बारे में कुछ बताएंगे सर? नहीं, जुगाड़ मीन्स एक्चुअली हम जुगाड़ जिसको इसके ये बोलते हैं कि कम लागत में, अभी समझो कुछ करने का, इम्प्रूवमेंट करने का और ये करने का, तो हमारे वर्कर क्या है उनके आइडिया रहते हैं, तो समझो टेक्निकली नॉन टेक्निकली भी रहेंगे तो कुछ तो उनको दिमाग में ऐसा आता है कि ये करके किया तो क्या हो जाएगा। तो जुगाड़ मीन्स हमारे ये है कि इनोवेटिव है, लेकिन वो कम पैसे में कम लागत में लोकल जो मिलता है वो लगा के जब हम इम्प्रूवमेंट करते हैं उसको जुगाड़ बोलते हैं। कुछ बाहर से सामान ला के, कुछ कॉस्टली मटेरियल लाके और कॉस्टली कुछ मशीनरी ये करके उसको जब करेंगे तो वो इनोवेट होता है। लेकिन हम कुछ लोकल आइडिया लेके, कुछ लोकल मटेरियल लेके जब करते हैं तो उसको जुगाड़ बोलते हैं। तो ये भी जुगाड़ भी हमारा उसमें रहता ही है, कुछ इमरजेंसी रह गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ मटेरियल नहीं मिल रहा है तो उसको अल्टरनेटिव हम लोकल कुछ उसमें सामान लाके करते हैं। और वो तो ये इंडस्ट्री में क्या है कि ये इंडस्ट्री ऐसे है कि उसमें इंजीनियरिंग भी है, केमिकल भी है, प्रोसेस भी है और एग्रीकल्चर भी है। वो सब जगह की इंडस्ट्री बन के ये शुगर इंडस्ट्री बन रही है। तो जुगाड़ तो हर जगह हो रहा है, एग्रीकल्चर में हो रहा है, इसमें हो रहा है। तो छोटे छोटे जुगाड़ हमको करना ही पड़ता है कि इमरजेंसी कुछ उसमें स्टॉपेज आ रहा है, कुछ भी आ रहा है तो उसको करके वो चलाते हैं। तो हमारे जो वर्कर है लोग ये है तो हमारा वो जुगाड़ चलता ही है और वो ये नेसेसरी है। जब ये इंडस्ट्री हमारे क्या कुछ MIDC में एरिया में कुछ इसमें नहीं है या आउटर उसमें रहती है तो इमरजेंसी में कुछ लगेगा तो मुंबई से बॉम्बे के सिवा को मुंबई के सिवा मटेरियल नहीं मिल रहा है, तब तक हम तो रुक नहीं सकते इतनी बड़ी इंडस्ट्री। तो उसमें कुछ ये करने का तो लोकल जुगाड़ करके टेम्पररी चालू करना पड़ता है और फिर ये जब मटेरियल आएगा तब ये करता है। तो जुगाड़ शब्द ये शुगर इंडस्ट्री के लिए इसलिए है कि वो सब इंटीरियर में इंडस्ट्री ये रहती है, कुछ बड़े सिटी के नज़दीक नहीं रहती, इसलिए वो जुगाड़ शायद आ गया होगा। सर किसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट में या किसी पर्टिकुलर मशीन में आपने कुछ ऐसा कुछ किया हो, जुगाड़ किया हो कि उसका जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए या वो 100% एफिशिएंसी पे काम करे और परफेक्टली काम करे, ऐसा कुछ? नहीं, जुगाड़ ऐसा हम अभी ऐसा परफेक्ट मैं नहीं बोल सकता, लेकिन छोटा छोटा थे, बड़ा जुगाड़ तो नहीं हो रहा है इसमें, क्योंकि ये क्या है प्रोसेस प्लांट है, उसमें इमीडिएट ये होता है। मैकेनिज्म में हम जुगाड़ करके कुछ प्रोसेस में चालू कर दिया है, लेकिन ऐसा मैं मेरे सामने इतना बड़ा ऐसा नहीं कि आपको बोल सकूँ ये जुगाड़ हमने किया और इसका ये किया, लेकिन छोटे छोटे है जुगाड़। तो कुछ मिल में है, कुछ प्रोसेस बॉइलिंग हाउस में है। वो टेक्निकल जो है वो उतना ऐसा नहीं बोल सकते, जो दिखेगा तब समझ में आएगा, ऐसा बोल के कुछ नहीं हो जाएगा। सर एक्चुअली जैसे शुगर प्लांट में टरबाइन और बॉयलर हार्ट ऑफ द शुगर फैक्ट्री बोलते हैं उसको, तो वैसे जागरी प्लांट में जो आपने लगाया सर उसमें हार्ट ऑफ शुगर आपका हार्ट ऑफ जागरी प्लांट क्या बोले, किसको बोले? नहीं सर, एक्चुअली जागरी प्लांट और शुगर प्लांट में कुछ फर्क कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रोसेस जो है बॉइलिंग प्रोसेस है उसमें सिर्फ फर्क है। बाकी टरबाइन तो इसमें लगता है, बॉयलर भी इसमें लगता है, मिल तो इसमें लगता है, वो कॉमन फैक्टर है। और जो प्रोसेस सेक्टर है कि उधर शुगर बन रही है और हमारे इधर जागरी बन रही है, तो जो शुगर कंटेंट है वो उसमें सिर्फ उसमें शुगर में कन्वर्ट करने का हमको जागरी में कन्वर्ट कर, तो इसमें भी हमारा वो बॉयलर और जो आप बोल रहे हैं कि टरबाइन, यही हमारे हार्ट है इसमें भी। और कौन से ऐसे न्यू मशीन्स और न्यू इक्विपमेंट्स सर एक्चुअली उसकी आप तलाश कर रहे हैं या आपको नए आने वाले सालों में आप चाहते हैं कि उनको इंस्टॉल करके प्लांट की जो कैपेसिटी है उसको और उसका जो रिफाइनमेंट और अच्छे तरीके से किया जाए? अभी इसमें हमने तो जागरी पाउडर निकले, तो उसमें अभी अब हम फ्लेवर में जा रहे हैं, अलग अलग फ्लेवर में जा रहे हैं। उसमें एक नया हम टेक्नोलॉजी पल्वराइजर करके ला रहे हैं, तो उसमें पल्वराइजर में वो सब फ्री फ्लो हो जाएगी और उसमें जितना भी मिक्सिंग हम जितना फ्लेवर के कर सकते हैं,
तो उसमें हम चॉकलेट फ्लेवर, लाइम फ्लेवर जो भी है, उसमें करंट फ्लेवर जो भी आया है, तो उसमें हम अगले इसमें हम कर रहे हैं। तो उसका थोड़ा हमारा चल रहा है इनोवेशन। तो सिस्टम हमारे अगले नेक्स्ट सीजन में हम करेंगे, ऐसा हमारा प्लानिंग चल रहा है। सर जैसा आपने किया कि पहले आपने थरो रिसर्च किया, समय लगाया, थोड़ा पैसा भी लगाया और खुद पे आपको कॉन्फिडेंस था, इसलिए आपने वो किया, स्ट्रेस वगैरह सब लेके फिर आपने ये प्लांट पूरा जागरी का प्लांट अपने पूरा लगा दिया। ये एक इंडियन इनोवेशन है सर, एक्चुअली एक इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसका, इसकी ध्वजा पताका सर एक्चुअली आपने अच्छे से फहरा दी। लेकिन और ऐसे इनोवेशन, इंडियन इनोवेशंस इंडियंस आगे कर सकें, उसके लिए किस तरीके से कर सकेंगे सर एक्चुअली? किस तरीके में इनोवेशंस वगैरह जैसा आपने किया, एक आप इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लेके आए सर आपने। शुगर सेम इक्विपमेंट्स तो सेम ही है, लेकिन आपने शुगर की जगह जागरी प्लांट लगाया और ये काफ़ी बड़ा है। अब वो ग्रेजुअली ग्रो होगा कि 2 साल हुए हैं, बहुत अच्छी एफिशिएंसी से काम कर रहा है। इसमें अगेन आपने थोड़ा इन्वेंशंस कर करके, इनोवेशंस कर करके चला रहे हैं, आगे और थोड़ा बढ़ाएंगे। तो ये कुछ नया कॉन्सेप्ट है। तो उसी तरीके से सेम दूसरी जगह भी अगर सेम इनोवेशंस हो सकें जो मानव हित में हो, मानव स्वास्थ्य के हित में, तो वो इनोवेशंस या इन्वेंशंस किस तरीके से बढ़ा सकते हैं सर? नहीं, हर जगह अभी हेल्थ कॉन्शियस तो हर जगह हो रही है। तो इनोवेशन तो फूड इंडस्ट्री में तो बहुत बड़े हो जा रहा है। अभी ये इनोवेशन कैसे आ गया कि जागरी पाउडर जो हमारा है, कि अभी वो शुगर इंडस्ट्री, शुगर जो है कि सल्फर है, सल्फर केमिकल है, तो उसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसको अल्टरनेटिव क्या दे सकते हैं? तो उसको अल्टरनेटिव हम सोच ले कि जागरी उसको अल्टरनेटिव है, जागरी पाउडर है कि उसमें आपको सब मिनरल्स मिल रहे हैं, कैल्शियम मिल रहा है जो भी है, और बाकी का तो ग्लूकोज फ्रक्टोज ये भी है कि जो हेल्थ का से। तो उसमें इनोवेटिव जो भी है कि आगे जितना भी हर क्षेत्र में, मुझे हमारे अभी जब लोकेशन जो हमारा ये है, तो उसमें जितना भी फूड्स है उसमें जैसे हमें गन्ने पे हमने इन्वेस्ट करके जागरी पाउडर डाल दिया, तो ग्रेप्स है, ग्रेप्स के ऊपर आप कुछ जूसेस और कुछ ये कर सकते हैं क्या हम इसमें? अभी समझो जूस में, शुगर के जूस में इनोवेट हम कर सकते हैं, उसमें कैंडी और एक कुछ कैसे। दूसरा हमारा कि सिरप में हम अभी जा रहे हैं कि बाबा जैसे जो हमारा शहद रहता है वैसे शुगर सिरप करके उसमें कुछ रहता है। तो इनोवेटिव तो कुछ ये नहीं हो जाएगी। तो फर्स्ट फेज में हमने ये किया है, अभी आगे आगे और उसमें इनोवेटिव हो सकता है। तो उसको स्कोप बहुत है कि हमें नहीं कि आजू बाजू में हम आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। शुगर से ही और कितना ऐसे प्रोडक्ट है कि आप बना सकते हैं। तो ये इनोवेशन ही है। उसमें आप शुगर कैंडी कर सकते हैं, शुगर सिरप कर सकते हैं, शुगर जूस कर सकते हैं, ये सब एक ही आइटम से कर सकते हैं। उसमें बागैस है, बागैस पार्टिकल बोर्ड है, ये है, तो कुछ ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इनोवेशन है, उसमें हर एक को काम करके उसमें एक करके आप नया कुछ उसमें बना सकते हैं। मेन चैलेंजेस क्या है सर एक्चुअली? अभी जैसे जागरी प्लांट अगर एक वर्टिकल हम अलग वर्टिकल एज ए ले लें, जैसे शुगर वर्टिकल अलग और जागरी प्लांट वर्टिकल अलग, तो जागरी प्लांट वर्टिकल जो है उसके लिए मेन चैलेंजेस क्या है सर एक्चुअली? मेन चैलेंजेस है कि एक है सीजनल बिजनेस, एक्चुअली इतना कैपिटल डाल के हम सीजनली काम कर रहे हैं। तो हमारा मेन चैलेंज है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्रशिंग कैपेसिटी कैसे डेज में कन्वर्ट कर सकते हैं कि वो 200 जितना भी 365 डेज है, तो उसमें से समझ लो कि 300 डेज तक हम कैसे उसको ये कर सकते हैं। तो कल्टिवेशन क्रॉप पैटर्न ये सब हम चेंज करके ये करके जो सीजनल 4 महीना 3 महीने 4 महीना जो शॉर्ट पीरियड है उसमें ही सिर्फ क्रशिंग करने का और बाकी का महीने आइडल रहते हैं। तो ये जो ये है, तो हमारा आगे ये हमारा ये है कि जितना ज़्यादा क्रशिंग डेज हम बढ़ा सकते हैं, कैसे हम कर सकते हैं, तो उसका हमारा अभी स्टडी चल रहा है। वो भी हमारा हर साल में हम बढ़ा के ले लेंगे। अभी समझो हम 180 दिन का प्रोग्राम किया है, अगले उसमें 220 225 का कैसे करेंगे, उसके बाद 300 तक कैसे जाएंगे, ये हमारा अभी चल रहा है। वही हमारा मेन अभी टारगेट है। और कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज थोड़ा सा उसको इम्प्रूव कर रहे हैं? अगर सरकार अगर थोड़ा गवर्नमेंट पॉलिसीज को इम्प्रूव करे या कुछ बदल दे तो सहायता मिलेगी सर एक्चुअली जागरी प्लांट लगाने में और दूसरों को प्रोत्साहन देने में और काम आसान करने में? ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी तो क्या है, इसको अभी कुछ सब्सिडाइज कुछ भी नहीं है, कुछ ये नहीं है। तो कुछ उसमें जागरी प्लांट में गवर्नमेंट का अभी उसमें इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं है क्या, और उनकी इंडस्ट्री की गवर्नमेंट के हिसाब से इंडस्ट्री इतनी सोचने की नहीं है। अभी जस्ट बचपन जैसा है वैसे ही इंडस्ट्री है।
तो उसमें कुछ आप फाइनेंशियल भी बैंकिंग और ये थोड़ा उसको सपोर्ट बना दे सके तो अच्छा रहेगा। दूसरा जो भी मार्केटिंग का इशू अभी आ रहा है तो उसका कुछ गवर्नमेंट से सपोर्ट ऐसा है कि अभी जो एक्सपोर्ट हो सकता है, अच्छी तरह से एक्सपोर्ट हो सकता है कि अभी एशिया कंट्री में शुगर जा रहा है, लेकिन ये यूरोप कंट्री में भी एक्सपोर्ट हो सकता है। शुगर तो आपका यूरोप कंट्री में नहीं जा रहा है, तो ये यूरोप कंट्री में जा रहा है सल्फरलेस और केमिकल फ्री की वजह से ऑल ओवर तो एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट उसमें कुछ ये करने के लिए कर दिया तो उसको और ये इंडस्ट्री बढ़ सकती है। तो लोकल मार्केटिंग ये करके एक्सपोर्ट मार्केटिंग के लिए गवर्नमेंट ने कुछ उसमें सब्सिडाइज कर दिया तो ये अच्छी हो सकते हैं। और सर क्योंकि आपने प्लांट में सब बहुत सारी मशीन्स लगाई हुई है सर, एक्चुअली पूरे मैकेनाइज्ड प्लांट है, तो ऐसे कोई वेंडर्स या मशीन मैन्युफैक्चरर्स लोकली, इंडियन मशीन मैन्युफैक्चरर्स जिन्होंने आपकी सहायता काफ़ी अच्छे से की है, जिनका साथ आपको मिला और उसकी वजह से ये एक्चुअली फैक्ट्री अच्छे से चालू हुई, उनका नाम बताना चाहेंगे सर? एक्चुअली नहीं, ये हमारी जो इंडस्ट्री है वो क्या किया है कि हमने डिज़ाइन करके जी शुगर करके पुणे की एक इंडस्ट्री है, मनोज सूर्यवंशी करके उनके ये है, तो उन्होंने एक करके उन्होंने थोड़ा मोटिवेट करके हमने ये सब डिज़ाइन करके कर दिया है। और जितना भी ये है तो हमने ही परचेस करके सब मशीनरी परचेस करके उनके डिज़ाइन हमारे डिज़ाइन के हिसाब से हमने करके लिए। तो उसमें क्या सब अच्छे से अच्छे किलोस कर रहेंगे, त्रिवेणी बॉयलर में ये रहेंगे, जैन बॉयलर रहेंगे, ये जब है अच्छे से कंपनी ने हमको सपोर्ट करके ये सब करके हमने टाइप करके सबके करके लिया। और प्लानिटरी गियर बॉक्स वगैरह यूज़ करते हैं सर? एक्चुअली प्लानिटरी सब टेक्नोलॉजी प्लानिटरी यूज़ कर रहे हैं अभी। ये हमारे अभी 7 तार के टॉप गियर करके है, तो उनके ही हम अभी यूज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने सब टोटल सप्लाई कर दिया है और अभी उनका भी सपोर्ट उनका ही है अभी। और लुब्रिकेशन सर एक्चुअली मिल में और पूरी फैक्ट्री में जो लुब्रिकेशन, जो ऑयलिंग है एक्चुअली वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है। भले ही वो छोटी सी चीज़ है, लेकिन उसकी वजह से अगर अच्छा लुब्रिकेशन होता है, क्वालिटी अच्छी होती है लुब्रिकेशन की, तो फ्रिक्शन बहुत कम होता है, उसकी वजह से उसका वेयर एंड टेयर जो होता है बहुत कम होता है, लाइफ जो होती है मिल की और पूरा प्लांट की बहुत लंबे समय तक चलता है। तो लुब्रिकेशन कौन सा यूज़ करते हैं सर आप? नहीं, टोटल हमारा ऑटो लुब्रिकेशन सिस्टम ही है, लेकिन मार्केट से जो सर्वो रहेगा, इंडियन ऑयल का रहेंगे, उनके लुब्रिकेशन हम यूज़ करते हैं ब्रांडेड ही। लोकली परचेस करते होंगे ना सर लुब्रिकेशन? हाँ, लोकली सब परचेस करते हैं इधर। नहीं, इधर डिस्ट्रीब्यूटर है 2-3, इस्लामपुर में एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो डिस्ट्रीब्यूटर से हम परचेस करते हैं। और जो कुछ केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं सर इसमें प्रोसेसिंग में? प्रोसेस में नहीं, सिर्फ बॉयलर केमिकल हम ज़्यादा से यूज़ करते हैं, बाकी प्रोसेस में तो बॉयलर केमिकल से, बाकी कुछ तो केमिकल्स नहीं है। और जूस में सिर्फ लाइम यूज़ करते हैं। जो ये जो केमिकल सप्लायर वेंडर्स हैं सर एक्चुअली उनको बारे में बताएंगे सर? नहीं, वो इधर लोकल की है, इचलकरंजी और इस्लामपुर नज़दीक ही है। पंप्स एंड वाल्व्स यूज़ होते हैं सर एक्चुअली आपके प्लांट? हाँ, सब पंप्स और ये होते हैं, पंप्स और सब तो यूज़ ही होते ही है, कंपलसरी है वो। पंप्स एंड वाल्व्स कौन सी कंपनी के लगाए हैं सर? वाल्स अलग अलग है, पंप्स क्या किलोस करके है, वाल हाँ थोरात वाल्स करके है, उनके है वाल 2-3 कंपनी के ऐसे। मेंटेनेंस शेड्यूल कैसा होता है सर एक्चुअली आपके प्लांट में? नहीं, मेडल ऑफ सीजन होने के बाद वो टाइम में हम मेंटेनेंस करते हैं। जनरली हमारा मेंटेनेंस अभी शटडाउन ही नहीं है, चालू होने के बाद अभी तो शटडाउन कुछ भी नहीं हो रहा है। और एक टिपिकल प्रॉब्लम जो है सर एक्चुअली जो वैसे शुगर इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है, जो अभी सामने आ रहा है सर एक्चुअली कि जो एरिया अंडर केन कल्टीवेशन है वो धीरे धीरे हर साल थोड़ा सा कम होता जाता है, वो वैसा कोई प्रॉब्लम है सर आपके एरिया में? नहीं, हमारा अलग है, इधर हम बढ़ रहा है। जितना भी इरिगेशन सिस्टम जो हमारे के पहले से पेंडिंग थे कि टेम्बो योजना, सूर्य ताकार योजना रहेगा, नहीं तो आरफा योजना, उसका क्या एक्सपांड हो रहा है। जैसे जैसे पानी का ये बढ़ रहा है वैसे वैसे इधर कल्टीवेशन ज़्यादा आ रहा है। तो इधर प्रॉब्लम ये नहीं आ रहा है कि गन्ने का शॉर्टेज आ रहा है, गन्ना एक्चुअली बढ़ रहा है। और सर एक्चुअली ये हार्वेस्टिंग जो पीक सीजन होता है
तो पीक सीजन में हार्वेस्टिंग मशीन्स का थोड़ा सा शॉर्टेज रहता है, लेबर्स का भी शॉर्टेज रहता है, तो इसको कैसे टैकल करते हैं सर एक्चुअली? नहीं, इश्यू जो तो वो हमेशा आ रही है, हर साल उस नया कुछ तो प्रॉब्लम आता है तो आता ही है। तो टैकल क्या करते हैं कि कंपटीशन तो रहता है, हर इंडस्ट्री को शॉर्टेज अभी लेबर प्रॉब्लम का आ ही रहे हैं। तो टैकल करने के क्या रिलेशन ही बड़ा कि हम उसको टैकल कर रहे हैं कि जितने भी पहले से लेबर है उनको हम पर्सनल रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, उनको कुछ पर्सनल एडवांसेस रहेगा, कुछ ये रहेगा, तो वो करके हमारे लेबर हमने फिक्स करके रखे हैं। तो फिक्स लेबर रहने के बाद हमारा इतना अभी तक तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। और कुछ ऐसी कंपनीज के नाम, मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स, वेंडर्स या सर्विस प्रोवाइडर्स का नाम बताएंगे सर, जिनको आपने ब्लैकलिस्ट किया हो, ताकि जो दूसरे जो शुगर फैक्ट्रीज है या जो दूसरे कोई अगर इस तरीके के प्रोसेस इंडस्ट्री में वो कहीं भी जाएं तो वो थोड़े सतर्क हो जाएं कि इन लोगों से अगर हम डील करेंगे तो थोड़ा कॉशियसली एक्शन लें, ताकि जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हैं जो वो अवॉइड हो सके, कम से कम हो सके, और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको ही काम मिल सके। नहीं, ऐसे तो क्या ब्लैक लिस्ट आप बोल रहे हो, वैसे तो हमने क्या कि शुरुआत में ही जितना भी सिलेक्शन है वो जब ध्यान हमें आँख खोल करके और सब ये करके किया है, तो हमारे साथ ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है कि जिसको हम ये करें। शुरुआत करते समय हमने 10 बार उसकी हिस्ट्री और ये सब करके ही हमने ये किया है, जितना भी परचेस है 10 बार क्रॉस सेक्शन ये करके लिया है, तो हमारा उसमें पैसा भी बच रहा है, टाइम भी बच गया है और फास्ट हो गया है। तो ऐसा कुछ ब्लैक लिस्ट में हम बोलने जैसा हमने उसके साथ हमने ही पहले ब्लैक लिस्ट ये करके ही काम उनके साथ नहीं किया है, ये जो भी है वो सब अच्छे से ही हमने टाइप किया है, उसकी वजह से हमारे तो कुछ अभी प्रॉब्लम नहीं है। और आपके प्लांट में सर एनर्जी सेविंग किस तरीके से करते हैं सर आप? नहीं, एनर्जी सेविंग तो हमारे हर प्रोग्राम उसमें ही रहता है कि स्टीम कंजम्पशन कितना चाहिए, वाटर कंजम्पशन कितना चाहिए, पर केजी कितना चाहिए। हाँ, सब जितना भी शुगर इंडस्ट्री और जो डाटा है सब कलेक्ट करके हमारा एक स्टैंडर्ड करके किया है। तो हिसाब से जितना भी मॉडिफिकेशन रहे, बॉयलर में रहेंगे, टर्बाइन रहेंगे, मिल हाउस रहेंगे, नहीं तो बॉइलिंग हाउस रहेंगे, तो जो भी टेक्निकल है वो हमने स्टैंडर्ड करके जितना भी स्टैंडर्ड है अभी है उस हिसाब से हमारा चलता है। तो क्या जनरल टेक्निकली इश्यूज रहते हैं वो हिसाब से हमने वो सेविंग अभी चल रहा है। और सर फैक्ट्री लेवल पर पोल्यूशन जो कम से कम कर सके, पोल्यूशन वो कैसे कम कर सकते हैं? पोल्यूशन तो क्या एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन दो ही उसमें है। एयर पोल्यूशन के लिए जो बॉयलर का है तो उसमें हमने वेट स्क्रबर तो बिठा दिया है, उसकी वजह से तो एयर पोल्यूशन हमारा समझ लो कि 0 ही है। तो आपको चिमने से कौन सा भी धुआं ये नहीं आ रहा है, हाँ ब्लैक ये है। और जो जितना भी पानी है वो टोटली हम रिसाइकिल कर रहे हैं, तो टोटली मुझे 1 लीटर भी पानी हम बाहर नहीं दे रहे हैं, जितना भी कंडेंस वाटर है वो रिसाइकिल करके यूज़ कर रहे हैं। जितना ही वॉशिंग बेसिंग है उसको ईटीपी प्लांट है और वो भी ईटीपी से हम स्टोर करके पानी बाद में खेती में दे रहे हैं। तो दोनों भी हमारा वाटर पोल्यूशन रहेगा और एयर पोल्यूशन टोटली कंट्रोल में है अभी। और आपको सर कुछ अवार्ड्स मिले होंगे या आपकी शुगर फैक्ट्री को मिले होंगे और रिकॉग्निशंस वगैरह मिले होंगे कुछ बॉडीज़ की वजह से, वो तरफ से, तो वो बताएंगे सर? नहीं, अभी क्या है, शुरुआत तो सेकंड सीजन है, पिछले साल पहला सीजन था, अभी सेकंड सीजन है, तो अभी कुछ इम्प्रूवमेंट अभी हो रहा है। तो इसके आगे हमको मिलेगा ऐसा हम अभी सोच रहे हैं कि मिलेगा करके एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी तक कुछ नहीं मिला है, लेकिन एक्सपेक्ट अभी करें कि हो जाएगा, मिलेगा करके। डेफिनेटली मिलेगा सर। और आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है सर अभी शुगर फैक्ट्री को लेकर? अभी फ्यूचर प्लान्स यही कि इसमें और कुछ मॉडिफिकेशन करके अलग अलग के प्रोडक्ट हम कैसे बना सकते हैं। एक ही प्रोडक्ट हम जो जागरी पाउडर है उसको हम कैसे बना सकते हैं, जितना भी होलसेल है उसका टाइप रिटेल मार्केट में हम कैसे कितना तक हम जा सकते हैं वही। और एक्सपोर्ट का हमारा अभी चल रहा है कि एक्सपोर्ट में भी हम कैसे जा रहा है। तो अभी जो है कि नए नए प्रोडक्ट उसमें डेवलप करने का और मार्केटिंग उसको लोकल लेवल तक कैसे जाने का, ये हमारा भी प्रायोरिटी चल रहा है। और हमारे जो भारतीय यंग इंजीनियर्स हैं स्पेसिफिकली जो शुगर में आना चाहते हैं या जागरी प्रोसेस प्लांट में आना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है सर, कुछ एडवाइस? में एक्चुअली क्या है कि शुगर इंडस्ट्री इतनी बड़ी अच्छी है कि और इतना एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है कि आपको एक्सपीरियंस टोटल पूरा इंडस्ट्री का मिल सकता है उसमें, केमिकल ये सब, क्योंकि जो सब इंडस्ट्री मिला के एक इंडस्ट्री हो रही है।
तो इसको फ्यूचर अच्छा है, उसमें आप काम करेंगे, ये करेंगे तो इंडस्ट्री भी अभी शायद मुझे लग रहा है कि अच्छी जागरी इंडस्ट्री तो बढ़ रही है, हर साल एक नए नए प्लांट ये हो रहा है। तो फ्यूचर इसमें जितना एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, अच्छा मिलेगा, तो उसका आपका फ्यूचर भी अच्छा रहेगा। तो उसमें हर इंजीनियर ने अभी प्राइवेट जितना दे रहे, तो आप इसमें ये इंडस्ट्री में आ गए तो अच्छा, मुझे लग रहा है कि फ्यूचर सबका अच्छा रहेगा इंजीनियर का। और सर आपने हमें आपका बहुमूल्य समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार सर आपका। थैंक यू सर, नमस्ते।